अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृहमंत्री की। वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं। आप दूसरों पर तोहमत लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास मत करिए। हम लोगों ने तय किया डिलिमिटेशन का ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सभी सांसद चाहते, चाहे अपोजिशन वाले हो या सत्ता पक्ष के हो, सभी ये चाहते कि डिलिमिटेशन परिसीमन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल तेज है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल एथेनॉल विवाद को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। तो सरकार भी मॉनसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खबर है कि मॉनसून सत्र में सरकार एक बार फिर परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है। विधेयक का खाका तैयार कर लिया गया है। इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न जुटा पाने के चलते यह बिल पास नहीं हो सका था। अप्रैल के बाद सियासी हालात अब बदल गए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद टूटकर सरकार के साथ हैं। उद्धव गुट के भी 6 सांसद एनडीए के साथ आ गए हैं। परिसीमन पर शरद पवार की पार्टी का रुख भी अब नरम होता नजर आ रहा है। वहीं परिसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली स्टालिन की डीएमके ने भी अपने रुख में बदलाव किया है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करती रहेगी। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या बदले हालात में सरकार लोकसभा से यह बिल पास करा पाएगी? क्या परिसीमन पर विपक्षी एकता खत्म हो जाएगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। सत्र से पहले बैठकों का सिलसिला चल रहा है, जहां आज संसद के मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली के कर्तव्य भवन में एनडीए की अहम बैठक हुई। मॉनसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की गई। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी के आवास पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया। इस बीच उन विधेयकों की लिस्ट सामने आ गई जो सरकार इस बार मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। मॉनसून सत्र में सरकार 5 से 7 बिल पेश कर सकती है, जिसमें पहला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026, जिससे विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक भी पेश करेगी, जिसमें राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। मॉनसून सत्र में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक भी पेश होगा, जिसका मकसद विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 भी पेश कर सकती है, जिसके पास होने से जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करने की तैयारी है। इन विधेयकों के अलावा खबर है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न जुटा पाने के चलते पास नहीं करा सकी थी। 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल के विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया था। जबकि बिल पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन बिल के विरोध में वोट किया था। संख्या बल में विपक्ष भारी पड़ा था, लेकिन अप्रैल के बाद अब सियासी समीकरण बदल गया है।
ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के पास आ गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। शरद पवार ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन करने के संकेत दिए हैं। जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। अभी जो सत्ता में है उनको परिसीमन को लेकर शरद पवार की पार्टी का रुख नर्म है। वहीं स्टालिन की डीएमके ने भी कहा है कि जब बिल पेश होगा तब इसके बारे में देखेंगे। यानी 22 लोकसभा सांसद वाली डीएमके जो खुलकर परिसीमन का अब तक विरोध कर रही थी, तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होते ही उसके भी सुर बदले बदले से हैं। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि डीएमके परिसीमन बिल का विरोध करेगी। पी और डीएमके कभी एक नहीं हो सकते, ये विचारधारा अलग है। तो अभी देखिए क्या होता है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया जनबंधन के मीटिंग में 8 तारीख को डीएमके शामिल नहीं था। ये बात सही है कि हम टीवीके का समर्थन दे रहे हैं। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं उस मंत्रिमंडल में, पर हम भी डीएमके के सांसदों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। डीएमके अभी भी विपक्ष है, विपक्षी दल है। अब डीएमके के रुख का क्या होगा, ये तो मॉनसून सत्र में बिल पेश होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकार ने परिसीमन बिल पास कराने के लिए हर दांव चला है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत 360 सदस्यों की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में गए 20 और डीएमके के 22 सांसद जुड़ते हैं तो ये संख्या करीब 335 पहुंच जाएगी। इसके अलावा सरकार को समय समय पर वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और एक निर्दलीय सांसद का समर्थन भी मिलता रहा है। ऐसे में ये संख्या लगभग 340 तक जा सकती है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद अगर इन्हें भी एनडीए के समर्थन में जोड़ दें तो गठबंधन की ताकत करीब 346 सांसदों तक पहुंच सकती है। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 354 सांसदों तक जा सकता है। ऐसे में उसे 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए केवल 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। मोदी सरकार अपने मिशन 360 से अभी 6 कदम दूर है, यानी 2/3 बहुमत के लिए 6 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के जो लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आए। कई सालों के बाद में ये डिलिमिटेशन यहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले सभी सांसदों के लिए भी रहेगा। आज आप देखेंगे तो 22 लाख 25 लाख तक के वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और रूरल में हम जाएंगे तो उसका भौगोलिक एरिया भी इतना बड़ा होता है कि सांसदों को वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी सांसद चाहते, चाहे अपोजिशन वाले हो या सत्ता पक्ष के हो, सभी ये चाहते कि डिलिमिटेशन परिसीमन होना चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि बदले हालात में परिसीमन बिल पारित करा लिया जाएगा। कांग्रेस से नाराज विपक्षी दल बिल के पक्ष में वोट करेंगे। अब सवाल है कि क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता का गुबार फूट जाएगा? क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता ढेर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अंश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर।
शुभेंदु जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे और समझना ये चाहेंगे कि परिसीमन को लेकर के सरकार का रुख क्या है, क्या स्टैंड है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। इसको अगर आप क्लियर करें थोड़ा कि परिसीमन को लेकर के सरकार सोच क्या रही है। देखिए अभिषेक जी, हमारा मानना है कि ये परिसीमन बहुत आवश्यक है आज के समय के अनुसार, और अभी आज की स्थिति में हमारे पास नंबर नहीं को पास करना। हम विपक्ष की पार्टियों के पास जब हम बिजनेस कमेटी की मीटिंग करेंगे तो उस समय ये विषय रखेंगे और उसमें हमारी सकारात्मकता लगी कि हमारे को कुछ विपक्ष की पार्टियां सपोर्ट करेंगी तो इस सत्र में उसको लाएंगे। पर अभी तक की जानकारी में, जो लिस्ट में हमको जो जानकारी मिली है, उसमें ये परिसीमन बिल नहीं है। आवश्यक है, ये बात पक्की है। हम कुछ विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं, ये बात भी पक्की है। उन्होंने अपना रुख भी बताया है कि डीएमके ने जैसे बोला कि हम बिल देखेंगे फिर बताएंगे। सुप्रिया सुले जी का स्टेटमेंट आया कि बिल देखने के बाद हम बताएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये सुखद है, और ऐसे समय पर यदि एक आध और विपक्ष की पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया तो हम इसको बिल को लाके इसको पास करेंगे। बिल्कुल, लेकिन शुभेंदु जी, सवाल ये है कि परिसीमन तो एक ऐसी चीज है जिसे हम आज से नहीं 50 साल से टालते आए हैं और संविधान भी ये कहता है। बावजूद इसके अगर सभी पार्टियों को इसमें एक साथ नहीं ला पा रहे हैं तो दिक्कत तो है। देखिए कई बार इससे किसी ऐसा तो है नहीं कि परिसीमन से आपको स्पेशली फायदा हो जाएगा। देखिए ये बात हम लोग भी कांग्रेस को और बाकी विपक्ष की पार्टियों को समझाना चाहते हैं, और पीछे आपने देखा ही है कि जब भी सत्र आता है तो कांग्रेस उन विषयों पे बहुत ज्यादा चर्चा करता है जिस पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो कभी पेगासस का मामला हो, राफेल का मामला हो, और अडानी के लिए उस कंपनी ने जो लिखा था समथिंग बल्ब करके, कंपनी नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला था, और ऐसे समय को लेके उन्होंने पूरा सत्र को खराब किया था। मेरा मानना है कि इस बार खाली मैं प्रवक्ता अंश बैठे हुए हैं कांग्रेस के, मैं अनुरोध यही करूंगा कि चीजों को समझदारी के साथ नहीं। शुभेंदु जी, सवाल इस चीज का है, विपक्ष जो पूछ रहा है कि खाका क्या है, किस आधार पे आप परिसीमन करना चाहते हैं। 50% ही बढ़ा देंगे सीटें, ये परिसीमन का ये तरीका तो होगा नहीं। इस तरीके से परिसीमन कैसे हो जाएगा? 50% सीटें वहाँ की जनसंख्या के आधार पर हैं, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसमें किसी को, जैसे उन्होंने कहा कि साउथ में कम सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ में ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। जनसंख्या का वो लेके और उसको स्टेट वाइज में फिक्स किया जाए तो जनसंख्या स्टेट में भी उतनी ही बढ़ेगी और नंबर भी उतने ही बढ़ेंगे जितनी जनसंख्या बढ़ी है, और इससे कोई बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। जो लगभग कई बार कांग्रेस कहती है, डिस्कशन में, डिबेट में कहती है कि नॉर्थ मजबूत हो जाएगा, साउथ कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो हम अभी परिसीमन बिल को, जब इसका ड्राफ्ट कॉपी अभी हम चर्चा करेंगे बिजनेस कमेटी में, तो उस समय और डिटेलिंग में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अंश जी, परिसीमन क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि परिसीमन हो? अभिषेक जी, देखिए सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र में तो विश्वास करती नहीं है, और उसी का ये एक जो है प्रतीक है ये जो परिसीमन का बिल है। इनका पूर्व में जो अगर हम स्टांस देखें, इनकी कार्यशैली देखें, तो लगातार ये जो है प्रमाणित करते रहे कि ये अमित शाह जी जो है वो कभी भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले जो है नेता नहीं है और गृह मंत्री नहीं है। हमने देखा कि जब ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आप दुरुपयोग करते हैं तो वहां पे प्रमाणित हो जाता है। जब पार्लियामेंट में आप जो है स्पीकर के चेयर को आप ऐसा बना देते हैं कि वो पूरा जो है सरकार का पक्षपात करते हैं, या फिर देख लीजिए कि कैसे आप ऐसे बिलों को लेकर आते हैं बार बार जिसमें आपका ये जो मंशा को जो है प्रमाणित होने का काम होता है, या फिर हम देखते हैं कि जब चुनी हुई सरकारों को आप गिराने का काम करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की कर लीजिए, या फिर आप असम की कर लीजिए, आप कर्नाटक की कर लीजिए, तमाम जगहों पे, या फिर आप देख लीजिए कैसे पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। टीएमसी को आपने तोड़ा, शिवसेना को आप तोड़ने का काम कर रहे हो, एनसीपी को आपने तोड़ा जब अजीत पवार जी अलग हो गए थे। तो कैसे पार्टियों को आप तोड़ने का काम करो, तो ये संवैधानिक संस्थाओं में तो विश्वास करते नहीं है, लोकतंत्र में तो विश्वास करते नहीं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है।
आप बात कर लेते कि देखिए जो अब हमारा लोकसभा का सत्र आना चाहता है, इस सत्र में विपक्ष कौन से मुद्दों को उठाना चाहता है? वो मुद्दे जो कि जनहित से जुड़े हैं, लेकिन ये वही जो है बिलों को वापस लाना चाहते हैं जिनके इनके पास सभी भी कोई जो है जनमत है नहीं, उसी पे चर्चा करना चाहते हैं ताकि जो असल मुद्दे इस देश के उन पे अंश जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने पूरी कहानी बता दी, लेकिन जो मेरा सवाल था उससे आपको कोई वास्ता नहीं। परिसीमन पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और परिसीमन क्या जनहित का मुद्दा नहीं है? भारत की आवाम का मुद्दा नहीं है परिसीमन? नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जब परिसीमन की हम बात करें तो हमें याद होना चाहिए कि जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम पे अरुण जेटली जी ने क्या कहा था कि जब उन्होंने फ्रीज कर दिया था इसको 2026 तक के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम साउथ के साथ नहीं जो है भेदभाव कर सकते, जिन्होंने अपनी जनसंख्या पे जो है काबू पाने का काम किया, ये अरुण जेटली जी ने कहा था जब वो सरकार में था और उन्होंने डीफ्रीज किया था। इंदिरा गांधी जी ने क्या जब इसको 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उससे 25 साल पहले जब आपने बढ़ाया था उस समय किसकी सरकार थी? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब वही आप बताइए। एक बार बीजेपी ने बढ़ाया। बीच में बोलते रहेंगे, आप बीच में बोलते रहेंगे तो ऐसे बात नहीं जाएगी ना। आपने उनको बेरोक टोक आपने उनको मौका दे तो आप बताओ कि पक्ष में हो कि विपक्ष में हो उसके। अरे सुन लीजिए प्रभु, देखिए जब इंदिरा गांधी जी ने जब इसको डीफ्रीज किया था उस टाइम पे हमारी खूब अच्छे से वहां से सीट आती थी नॉर्थ से, लेकिन हमने इसको डीफ्रीज किया क्योंकि हम चाहते थे कि ये सभी के साथ समान हो। आज हम क्या बात कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि आप ही, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो ये बात कह रहे हैं कि 50% तमाम भाषणों में आ रही है, वो ड्राफ्ट में क्यों नहीं था जब अप्रैल में आया था? अप्रैल में जब ये बिल पेश किया गया था, उस बिल में ये 50% वाला फॉर्मूला तो था ही नहीं। कौन से पन्ने पे था? और आज में कौन कहता नहीं था? नहीं था, दिखाइए ना, आप दिखाइए तो सही, दिखाइए कौन से पन्ने पे था, दिखाइए कौन सी लाइन में था। मेरा प्रश्न ये है कि परिसीमन के कांग्रेस परिसीमन के पक्ष में है या विपक्ष में है? खाली जवाब देते। मैंने महिलाओं के बिल के पक्ष में राम कथा मैंने पढ़ दी, पूरी राम कथा पढ़ दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि राम जी कौन है? पूरी पढ़ने के बाद भी राम कौन था नहीं बोला। राम कथा पढ़ दी, उसके बाद कह रहे हैं कि आज इस राम जी कौन है? सवाल ये है कि महिला आरक्षण के नाम पे जब ये अप्रैल के महीने में परिसीमन करना चाह रहे थे, परिसीमन का खेल करना चाह रहे थे, लोग बात जानना चाहते हैं कि जब महिला आरक्षण का विधेयक, आपने रामायण पूरी कह दी, प्रभु खाली इतना बता दो महिलाओं के पक्ष में परिसीमन। शुभेंदु जी सुन लीजिए, सवाल पूछने के लिए आप अभिषेक जी का काम मत करिए, अभिषेक जी का काम मत करिए। अभिषेक जी है सवाल पूछने के लिए, आप अपनी बारी में बोलिए। सवाल यहाँ पे ये है कि 2023 में जब महिला आरक्षण का कानून पास हुआ था, उसमें सभी लोगों ने उसका साथ दिया था। तो आप महिला आरक्षण के नाम पे कब तक ये खेल करते रहेंगे परिसीमन का? और जब तक आप खेल करते रहेंगे हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि आप लोकतंत्र को जो है चैलेंज। तो मतलब इन शॉर्ट अंश भाई, मैं ये समझ लूं कि परिसीमन नहीं चाहती है फिलहाल कांग्रेस, क्योंकि आपने साफ कह दिया कि विरोध करते रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट कांग्रेस नहीं चाहती है परिसीमन। नहीं तो क्या जो साउथ की स्टेट जिन्होंने जनसंख्या पे अपना नियंत्रण पाया, क्या उन स्टेट के साथ गलत नहीं होगा? आप मुझे बताइए। तो देश के गृह मंत्री ने संसद में जो बातें कही कि दक्षिण के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, उस पर भरोसा नहीं आपको? अरे गृह मंत्री की कौन सी बात पे विश्वास करूं? मैंने चलिए ठीक है, आपको किसी बात पे भरोसा नहीं। ओके, वो जो भी बातें कही कोई नहीं तो वो बिल में ठीक है। अब मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं। ठीक है अंश भाई, सौरभ मालवीय जी, अब सवाल इस चीज का है कि परिसीमन आज से नहीं लटका हुआ है, 50 साल बीत गए और परिसीमन होगा नहीं होगा, ना सरकार की तरफ से अभी स्थिति क्लियर है और ना ही विपक्ष इसको लेकर के, और खास करके कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ से कोई स्टैंड क्लियर है। ऐसे में परिसीमन हो पाएगा इस बार भी, या 25 साल के लिए कुछ वैसा ही हम देखेंगे जैसे 2001 में बढ़ा दिया गया था, उससे 25 साल पहले बढ़ा दिया गया था, वैसा ही फिर 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा? देखिए अभिषेक जी, मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है संसद के लिए। संसद सत्र में जब भी मानसून बुलाए जाते हैं तो उसमें विधायकों के द्वारा विधायकी के पारित करने के लिए बिजनेस फार्मूला जिसको बोलते हैं, इसलिए हो जाता है। ऐसे में इस समय पूरी दुनिया भर में हर देशों में डेवलपमेंट थ्योरी इस तरह से चल रही है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर को बांट दो अलग अलग हिस्सों में। भारत आजादी के बाद भी विकसित नहीं हो पाया। लंबे 60 साल से के आसपास की सरकार कांग्रेस की रही, उसके पीछे क्या है? ये मंशा बहुत साफ है विपक्ष का कि भारत इसी स्थिति में बना रहे। अरे नहीं भाई, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, जरूरी है कि आप परिसीमन जनसंख्या के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, संतुलन के आधार पर
भौगोलिक आधार पर सभी तरह से करके देश को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं, एक छोटे छोटे जनपद बनाए जाते हैं, तो नया डीएम बनेगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, नया सचिवालय होगा, नए हॉस्पिटल होंगे, विकास के दरवाजे, विकास के रास्ते घर तक आएंगे। इसलिए परिसीमन आवश्यक है। ये देश की नितांत आवश्यकता है। ये लोकहित में है, जनहित में है। ये लोक मंगल की योजनाएं होती हैं उसमें। इसलिए हमारा सांसद, हमारा प्रतिनिधि, हमारा चुना हुआ व्यक्ति, हम जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के दरवाजे तक विकास की योजना को ले जाने का यह रास्ता है। इसलिए मानसून सत्र में बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जहां पर भेदभाव से मुक्त होकर, कि विरोध से मुक्त होकर, विरोध के लिए विरोध नहीं करना, बल्कि देश हित में खड़ा होकर इस समय परिसीमन आवश्यक दिखता है। लेकिन इन सब के बीच जो बात है, बात ये अभी तक हमने क्या देखा था, जब 1975-76 के आसपास 10 लाख पे एक सांसद हुआ करते थे, वही आज हम देख लें तो 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक भी कहीं कहीं कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पहुंच गए हैं। तो फिर जनसंख्या की तो बात ही यहां कोई नहीं कर रहा है कि हम कितने, एक फॉर्मूला तो फिक्स करें कि हाँ हम इतने लोगों पे एक सांसद चाहते हैं, इतने लोगों पे एक विधायक चाहते हैं, वो चीज भी कोई तय करने की स्थिति में नहीं है। अभिषेक जी, ये बातें साफ है। इस ड्राफ्ट को जब हम देखेंगे तो जो भेदभाव की बात है वो बिल्कुल इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। वो जनसंख्या आधार पर भी दिख रहा है और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी दिख रहा है। उसकी स्पष्टता सरकार को थोड़ी और करनी चाहिए। इसी के लिए तो इस चर्चा है। इस चर्चा में सवाल जवाब होना चाहिए और मुझे लगता है विपक्ष को भारत की जनता के लिए, भारत के विकास के लिए एक साथ खड़ा होके इस नाते पूरे प्रश्न करके और दमदारी के साथ आना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। विपक्ष को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए संसद में, इस सत्र में, मानसून सत्र में विपक्ष दमदारी से इस बात को लेके आए और कहे कि भारत की आज आवश्यकता है, महिलाओं के हित में बात करने के लिए हम आए हैं और परिसीमन के लिए पुरजोर समर्थन में सवाल खड़ा करें ना, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा कर नहीं रहे। इसके पीछे बड़ी साजिश है। एक तो विरोध के लिए विरोध करना, सरकार की बढ़ती जनाधार के को देखना और अपनी सिमटती हुई जनाधार से घबरा जाना, तो कई चीजें अभिषेक जी इसमें जुड़ी हुई है। नहीं तो परिसीमन होगा तो अफसर तो उनके लिए भी आएंगे, परिसीमन होगा तो अफसर तो उनके लिए भी आएंगे। क्यों, बिल्कुल आएंगे। इनको खुल के आना चाहिए, लेकिन हालात वर्तमान की ठीक नहीं होने के कारण हो सकता है राजनीतिक घबराहट हो। लेकिन एक बात बहुत साफ है, सरकार ने इस बार यानी अप्रैल से सीधे अभी जुलाई में आने के लिए, यानी 20 तारीख से जो इतने शॉर्ट 3 महीने के समय में आ गई है, इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं न कहीं साधा है। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस को लेके आई हो, टीएमसी से लेके आई हो, फिर सुप्रिया का भी आज बयान देखिए कैसे स्वर बदले हुए हैं, बिल्कुल डीएमके की तरफ देख लीजिए। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस सरकार के हित में संकेत नजर आ रहे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या डिलिमिटेशन हो पाएगा या फिर ये अटक जाएगा? और जैसा सौरभ जी कह रहे थे कि हाँ, सरकार के पक्ष में बहुत सारी चीजें अप्रैल के बाद से अभी तक में हुई हैं, तो ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बैकडोर से ही सरकार चाहती है कि चीजें कर लें? क्या दिक्कत है? डिलिमिटेशन फ्रंट फुट पे आकर के क्यों नहीं? अभिषेक भाई, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार जिस तरह से आंख मिचौली खेल रही है, देश की जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है। सरकार की नीयत क्या है, उद्देश्य क्या है, ये लोगों को जानना होगा। क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम इससे पहले पास नहीं हुआ था? और गिरा तो क्या वो अधिनियम गिरा? दरअसल आप उसके आड़ में कुछ और खेल खेलना चाहते थे, जिस खेल को विपक्षी पार्टियां समझती थी। सच तो यह है कि 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक पैरों पे खड़ा होकर स्वागत किया और वो पास भी हुआ। लेकिन आप उसके साथ साथ उसके आड़ में एक नया खेल रचना चाहते थे, जो सब लोगों को पता है। आप जनसंख्या के आधार पर चाहते हैं कि एक नए तरीके से डिलिमिटेशन हो, और उसमें करना क्या चाहते हैं आप? क्या जिन राज्यों ने अपने आप को पढ़ा लिखा समझा बनाया और अपने आप में जनसंख्याओं पर नियंत्रण किया, वो आज के वक्त में बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा, सारे हिंदुस्तान के ही राज्य हैं, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा यदि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन लोगों ने इस पर कंट्रोल किया, तो उसे आप पनिशमेंट देंगे या उन्हें पुरस्कार देंगे? पहले तय आपको ये करना है। लेकिन संजीव जी, इन सब में जो गृह मंत्री ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और ये ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से बोला गया है, ये लोकसभा में बोला गया है। अब लोकसभा में बोली हुई बात पे भी भरोसा ना किया जाए? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एक नहीं, कई उदाहरण हैं। आप हमसे पूछें तो लोकसभा में बोले गए मंत्रियों की किस तरह से भाषण बाद में बदल गए हैं।
उनके बातों का कोई महत्व नहीं रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच में आपकी नीयत ये थी कि महिलाओं को जो आरक्षण की बात आप कर रहे थे ईमानदारी से, आपको देने की नीयत थी? आपके टोकरी में 800 आम हो तभी आप 300 बांटेंगे। नियत यदि सही है तो 800 में से 400, 500 है यदि तो 500 में से 250 बांट दें आप। ये कोई तर्क ही नहीं है। महिलाओं के नाम पे आप गेम नहीं खेलिए। सबसे पहली बात तो वो तो ठीक है संजीव जी, ठीक है, उसमें अब 543 आम में से आप जितने आम देना है दे दीजिए, या 814 और 15 सीटों में से जितने सीटें देनी है दे दीजिए। लेकिन बात इस चीज की है कि परिसीमन एट एनी कॉस्ट होना तो चाहिए, और वो सरकार चाहती है। वो तो दिख रहा है कि हाँ परिसीमन चाहिए, देश को चाहिए। तो मैंने कहा कि यदि आप ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों को बैठाएं और उनके साथ बातचीत करें कि एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सब जानते हैं कि हिंदी भाषी या उत्तर भारत के बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। यदि संख्याओं के हिसाब से बताएं तो ये जहां जिस स्टेट में 40 सीटें हैं, यदि वहां पे 50% बढ़ जाती हैं तो वो 40 में से 60 हो जाते हैं, और जहां 20 होती है वो 20 से 30 हो जाता है। ये किसको समझ में ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पे जहां पे वो तो अगर ऐसा था फिर विपक्षी पार्टियां ही क्यों धीरे धीरे अब सॉफ्ट होती नजर आ रही हैं? डीएमके देखिए पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, एनसीपी शरद पवार पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए, और एनसीपी की तरफ से तो यहां तक है कि अगर 50% वाला फॉर्मूला लिखित रहा तो हम सपोर्ट भी कर देंगे। कुछ तो लगा होगा। अभिषेक जी, मैंने कहा कि जिस पार्टी के पिछले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में 825 वोट पूरे पार्टी को पड़े हो, उसके 20 से ज्यादा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कारगुजारी ये है। इससे ज्यादा बेहतर फॉर्मूला हो क्या सकता है? आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा रच रही है, किस तरह से वो खेल खेल रही है, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिसने जिस पार्टी को सींचा या पैदा किया वही उसका कुछ नहीं है, हटा दिया गया उसको। अब ये बातें भले लोग आप समझाने का प्रयास करें, नहीं समझे, ये तो कहीं ना कहीं कमी उन पार्टियों की भी है। उन पार्टियों को भी खुद सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हमने अपने दरवाजे पे ताला मजबूत नहीं लगाया, इसलिए चोरों को इसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए कि चोरों ने। आज बीजेपी को अगर 360 सीटों की जरूरत है, 360 सांसदों की जरूरत है, वो 346 तक पहुंच चुकी है 3-4 महीने में। हो यदि तो निश्चित सरमुहैया यदि हो तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुवत पर ये सांसद लाए और जीते, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन शेखर जी, अब देखिए लोकतंत्र की चोरी है। आपने कई गलत तरीके से अपनी संख्याएं बढ़ाई है और उसके आधार पर ये करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये उस संख्या के नजदीक में नहीं पहुंचेंगे। आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो अपनी बात रखें। ठीक है शुभेंदु जी, नंबर के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? क्योंकि 360 इस समय आपको चाहिए, और जो ऑलमोस्ट आंकड़े आ रहे हैं वो 346, 345 के आसपास आ रहे हैं, यानी अभी भी 15-16 सांसद आपको चाहिए। तो नंबर के लिए क्या प्लानिंग है? शुभेंदु जी, आवाज मिल रही है आपको? नंबर की प्लानिंग तो मैं बता देता हूं 2 मिनट बाद। पर संजीव कौशिक जी और हर्ष जी कहते हैं वह अपने दोनों लोगों को बिल्कुल हताशा हो गई है। अब उनको लग रहा है कि जब हम लोकसभा में गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि भाई हम सभी लोगों को, सभी राज्यों में, सपोज करो कि हम बात करें तमिलनाडु में, वहाँ 25 सीटें फॉर एग्जाम्पल हैं, तो उसको बढ़ा के उस परसेंटेज के हिसाब से उसका टोटल फिगर बढ़ेगा, ना कि वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। और ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई, पर आपको समझना ही नहीं चाहे अंश जी हो, चाहे संजीव कौशिक जी हो। अरे संजीव कौशिक जी तो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, प्रवक्ता हैं, थे दूसरी पार्टियों के, तो उनको समझ में ना आए, समझ में आता है। परंतु बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है कि हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ के लगभग 800 से ऊपर हो। परिसीमन में लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है 10 लाख लोगों के ऊपर, 12 लाख लोगों के ऊपर, 14 लाख लोगों के ऊपर होना चाहिए। अभी ये 20 लाख और 22 लाख और 23 लाख हो गया है, जो कि बड़ा फिगर है। तो सबसे पहला तो वो हम पर संदेह करना बंद कर दें। दूसरी चीज, आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन हो कि परिसीमन इस बहाने से, इस तरीके से किया जाए तो समझ में आता है, वो भी नहीं है। खाली विरोध करना है। आदत क्या हो गई है विरोध करने की? राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि यदि हम कोई बिल
पास नहीं करा पाते हैं तो मेरी जीत है, चाहे वो देश के लिए फायदेमंद हो चाहे नुकसान करता हो। देश के लिए मोदी जी से झगड़ा इतना करते करते इतने मोदी जी के विरोधी हो गए हैं कि देश विरोधी बातें। शुभेंदु जी, आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई अच्छा अगर सुझाव है, बेहतर तरीका है परिसीमन का तो वो दे, लेकिन बीजेपी सरकार के पास किस तरीके का बेहतर प्लान है वो बीजेपी सरकार ही दे। आप सभी पार्टियों को बुलाएं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभिषेक जी, अभी बिजनेस कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें हम वो बिल को डिस्कस करेंगे और हम सबको पढ़ने के लिए ड्राफ्ट कॉपी भी भेजेंगे और उनका सजेशन उसमें आता है और हमको यदि सकारात्मक लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे पे सकारात्मक है तो हम बिल लाएंगे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। पर आधिकारिक रूप से तो पार्लियामेंट के ही जो ऑफिसर्स हैं वही बता पाएंगे। दूसरा आपने कहा गेम नंबर, हम 360 के बहुत पास हैं और 360 में फिगर 354 भी हो सकती है हमारे पास और 346 आप कह ही रहे हैं, तो ये फिगर कहीं यहाँ पे है। कुछ एक और पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। आप देखिए कि ये फिगर यदि हमारी 360 के ऊपर आती हुई दिखती है और हमको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि यदि हम ये बिल लाते हैं तो ये पास हो जाएगा, तो हम इस बिल को जरूर लाएंगे, क्योंकि इस बिल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और इस सत्र में नहीं आएगा तो अगले सत्र में लाएंगे, पर लाएंगे जरूर वत्स साहब और संजीव कौशिक जी, क्योंकि ये देश की आवश्यकता है। तो शुभेंदु जी, बीजेपी इस चीज का इंतजार क्यों कर रही है कि उसके पास 360 हो जाएंगे तब बिल लेके आएंगे? उससे बेहतर है कि 1 साल का इंतजार कर ले, जनगणना हो रही है, जनगणना के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद कर लीजिए। देखिए मैं फिर से, क्योंकि कई लोगों का यही मानना है कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए कोई नहीं, जब पीछे चुनाव हो रहा था वेस्ट बंगाल का, तब इनका कहना था कि बड़ी हड़बड़ाहट में लेके आए ये लोग और इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमको कोई फायदा लेना भी नहीं है अंश जी। हमने तो वेस्ट बंगाल में जिस फिगर को लेके आए हैं आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और विपक्ष का क्या हालत हुई है ये आपको से अच्छा किसी को मालूम भी नहीं है। दूसरी चीज, आपका कहना है कि सब विपक्ष को तोड़ फोड़ के करना, ये सब करना हमारा काम है। आपका घर ही मजबूत नहीं है, आप घर की लड़ाई चौराहे पे कर रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है ये सबको मालूम हो गया है। आपस में झगड़े हैं, थरूर साहब कहीं चलते हैं, कोई कहीं चलता है। अब यदि आप चौराहे पे खड़े होकर झगड़ा करोगे और फिर आप हमसे कह रहे हो रोटी लेकर के झगड़ा हो रहा है, देखे ना, तो रोटी लेकर के बीजेपी निकल लेगी। तो भाई बाहर खड़े होकर बालकनी में देखेंगे कि भाई झगड़ा कैसा है, कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। हम तो विपक्ष में ही है ना। अंश वत्स जी, अब देखिए बात तो सही है, आप लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फायदा तो ऑब्वियसली उठाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी साफ कहती है यहां हम पॉलिटिक्स करने के लिए ही हैं, और वाकई में आप लोग पॉलिटिक्स करने के लिए वहां पे हैं। तो अगर आप आपस में ही लड़े, अप्रैल में आप जितने स्ट्रांग थे, आज एक सच्चाई ये है कि उतने स्ट्रांग विपक्ष नहीं है, कैसे रोक पाइएगा फिर? अभिषेक जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी अपने छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हम 360 के करीब है, हमारा आंकड़ा जो है शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। तुम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने टीएमसी को हो चाहे शिवसेना हो, पार्टियों को तोड़ तोड़ के आप अपनी संख्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो सोचिए इस पे भी अगर आपको अपनी छाती चौड़ी करनी पड़ रही है कि आपने लोकतंत्र की बलि चढ़ा दी। तो यही बात को मैं पहले कह रहा था कि आप यहाँ पे लोकतंत्र में कहाँ विश्वास करते, एक नैतिकता होती है। आप जब यहाँ पे बात करते हैं तो नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी बेच खाई है, वो सब लोगों को दिख ही रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि देखिए जब गृह मंत्री नैतिकता की बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी की बात कर रहा हूं। नैतिकता की बात कांग्रेस ना करे। शुभेंदु जी रिप्लाई कर लीजिएगा, शुभेंदु जी रिप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। देखिए सच्चाई ये है कि 17 अप्रैल को जब अमित शाह जी की जब वहाँ पे जग हंसाई हुई थी, वहाँ पे किरकिरी हुई थी कि जब उनका जो इतना भारी अपमान हुआ था वो सह नहीं पाए, उस वजह से सनक जो होती है ना, सनक इंसान की, वो सनक में इस कदर आगे बढ़ गए कि पार्टियों को तोड़ने पे आ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं परिसीमन की। देखिए खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि आप जो है सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आपकी क्या मंशा हम जानना चाहते हैं।
सरकार की क्या रूपरेखा है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसमें चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या रुख है अभी तक किसी को कोई नहीं पता। अभी यहाँ पे परिसीमन बिल की बात कर रहे हैं, परिसीमन बिल के खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बुलेटिन में उसका कोई वापस जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कैसे लोगों को उसमें जिक्र पे करने पे, चर्चा करने पे लगा दिया। तो यही भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी तक ना ही किसी के पास ड्राफ्ट है। अभी आपने स्टालिन जी का, आपने यहाँ पे सुप्रिया सुले जी की बात की, सुप्रिया सुले जी, स्टालिन जी ने दोनों ने क्या कहा कि पहले ड्राफ्ट तो आने दीजिए, ड्राफ्ट में हम देखेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने आंकड़ों में जोड़ने पे आ गए। ये सारी बातें सिर्फ अपने लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए। सवाल यह है कि विपक्ष इस सदन के सत्र को एक उपयोगी सत्र बनाना चाहता है। किस मुद्दे पे? नीट का पेपर लीक कितना भारी मुद्दा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि अमित शाह जी को अपनी सनक पूरी करनी है। हम चर्चा चाहते हैं कि एक के बाद आपने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया, लेकिन अमित शाह जी की तो सनक है, सनक को आगे लेके जाना है। हम चर्चा चाहते हैं कि आपने अयोध्या के राम मंदिर में लूट जो की है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जिसका गठन तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सदन में किया था, उस पर क्यों लूट हो गई, लेकिन अमित शाह जी को अपनी सनक पूरी करनी है। हम चर्चा चाहते हैं कि आपने कैसे मैं अभी तक जितनी भी बात हुई है उसमें इतना तो मैं समझ गया हूं कि परिसीमन से कांग्रेस भागना चाह रही है। ये सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे आप उठाइए, ये मुद्दे उठाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा परिसीमन का है, इस चीज को आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और इससे आप भाग रहे हैं। अभिषेक जी देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब बैसाखी की सरकार पे तो आज उनको परिसीमन की सनक है, लेकिन जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब इनको परिसीमन का कभी ध्यान नहीं आया, इनको कभी ध्यान नहीं आया कि परिसीमन लागू करना है। सवाल यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे परिसीमन के नाम पे डायरेक्टली कहिए ना। परिसीमन कब तक के लिए फ्रीज था? कब तक के लिए फ्रीज था? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं परिसीमन कब तक के लिए फ्रीज था? अंश भाई वो छोड़िए ना, परिसीमन कब तक के लिए फ्रीज था? नहीं 2026 तक के लिए था। 2026 तक के लिए फ्रीज था तो 2024 तक ही तो बीजेपी के पास अपनी बहुमत थी। सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप डायरेक्टली अगर परिसीमन करना चाहते हो तो उसको डायरेक्टली आप लेकर आइए, लेकिन आप उसको महिला आरक्षण की आड़ में खेलना चाहेंगे तो उसको हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। यार सवाल ये पूछेंगे कि जब 2023 में वो पारित हुआ उसको 30 महीने तक किसने लटकाया? सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब लोगों ने उसको हाँ सहमति जता दी तो। अंश भाई ये उलझन में कांग्रेस है और इसी वजह से क्या आपको लग नहीं रहा कि आप पूरी तरीके से विपक्ष में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं परिसीमन के मुद्दे पर? क्योंकि क्लियरिटी है ही नहीं। मुझे आप एक चीज बताइए, जो 50% का जो यहाँ पे बात हो रही है जिसका ना ही तो जिक्र कभी उस बिल के ड्राफ्ट में था, आप इस चीज का बताइए। 50% का जिक्र अगर पेपर में होगा, ड्राफ्ट में होगा, कांग्रेस समर्थन करेगी। मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 50% की जो बात कर रहे हैं, अरे आप बोल सुन लीजिए ना, 80 सीट आती है उत्तर प्रदेश से, उसका 50% यानी 40 उसका और जोड़ दीजिए तो वो आंकड़ा हो जाएगा 120। वहीं आप बात कर लीजिए किसी और अन्य राज्य की, वहां पे 50% का कि उसकी क्या कदर जो रेशियो है वो रेशियो मेंटेन होगा, तो उसका जवाब है नहीं। आप यहाँ पे रेशियो के यहाँ पे जो मेंटेन करने के बजाय आप अरे अंश भाई तो आप खुद ही बताइए ना कैसे परिसीमन होगा, कैसे आप खुद बताइए ना कि कैसे परिसीमन होगा। 50% पे आपको दिक्कत है, जनसंख्या के आधार पे दिक्कत है, हर चीज पे दिक्कत है, तो परिसीमन फिर नहीं होगा। आप इसको शॉर्ट टर्म विजन से देख रहे हैं, आप इसको 2029 के चुनाव से परिवेश में जाके देख रहे हैं। हम चाहते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म परिवेश में जाके देखिए, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए आप। चलिए ठीक है। अब डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, दिक्कत अब इसी चीज की आ रही है। अब बीजेपी अगर हिंदी पट्टी में मजबूत है और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वो 60 हो जाएंगी, तो अब इसमें मतलब किसी पार्टी का दोष कैसे हम दे सकते हैं? परिसीमन का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। और अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है, अंश भाई इससे भागते रहे हैं। यानी कांग्रेस क्या परिसीमन से अभी बचना ही चाहती है? देखिए अभिषेक जी, ये बहुत साफ है कि परिसीमन इस समय देश की आवश्यकता है। बिल्कुल, विकास के लिए नई जो अभी 2047 की संकल्पना की बात की जा रही है, और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से पहले हम लोगों ने, भारत ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, बाद में जोड़ दिया जय विज्ञान, बाद में जोड़ दिया अनुसंधान, फिर जोड़ दिया चंद्रयान प्रज्ञान। यानी हम अभी जा कहाँ रहे, कितनी आगे की दूर यात्रा कर रहे हैं भाई। तो आखिर कांग्रेस क्या चाहती है? अब इसमें एक दो मुद्दे हैं, वो जरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। असल में कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि एनडी गठबंधन
तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, बिहार में तालमेल नहीं, उत्तर प्रदेश में दोनों राजकुमार की लड़ाई आपस में चल रही है, गठबंधन का मसला है, महाराष्ट्र में किसके साथ हैं कि नहीं है, ये भी एक संकट है। साउथ की स्थिति देख लिए, जो घोर विरोधी थे, वैचारिक विरोधी थे, उसके साथ सरकार में आ गए। तो बहुत हालात खराब है इंडी गठबंधन का। इसमें लीडर और आम आदमी पार्टी के साथ मुझे लगता है इस पैनल में तो उनको भी होना चाहिए था। तो आप स्थिति ये हो गई है कि इंडी गठबंधन कमजोर है। जो आपने अपने इंट्रो में बोला भी था कि कांग्रेस कहीं अलग थलग तो नहीं, वास्तव में कांग्रेस अलग थलग है इस पूरे प्रकरण में। क्यों? क्योंकि बाकी दल कहीं ना कहीं इस पक्ष में है, उनको लग रहा है कि देश के लिए बहुत जरूरी है परिसीमन, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है परिसीमन। और इस बात को कोई भी दल, इंडिया गठबंधन में कोई दल, कोई नेता नहीं है जो खुल के विरोध किया हो। अब अप्रैल महीने में जाना, खिलाफ मत देना, वो अलग बात हो गई थी। वो हो सकता है कुछ बाध्यता रही हो, उस समय का दौर का कुछ अलग स्वभाव नेचर रहा हो। आज के दौर में, मतलब आज के 3 महीने की इस दूरी समय में मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार यानी एनडीए सरकार अपनी सफलता को सिद्ध करते हुए इसे पारित करा ली। चलिए देखते हैं बिल आता है, बिल में क्या कुछ होता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन संजीव कौशिक जी, अब देखिए बात इसी चीज की है। आपको परिसीमन जिस तरीके से करना है, सरकार जिस तरीके से चाहती है, उससे दिक्कत है। चाहे 50% सीटों को बढ़ाने को लेकर के हो या फिर जनसंख्या के आधार पे हो, दोनों आधार पे दिक्कत है। तो तीसरा आधार आप दीजिए सामने, वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इसमें अलग थलग ही आप पड़ेंगे, क्योंकि बाकी पार्टियां तो ये चाहेंगी ही चाहेंगी कि परिसीमन हो, और वो चाहती हैं पार्टियां। अभिषेक जी, आप स्टूडियो में बैठ करके विपक्षी पार्टियों से तीसरा एक विकल्प मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि बताएं वो कि कैसे किया जाए। लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार यदि ये चाहती तो निश्चित तौर पे सर्वदलीय बैठक बुलाती और उस पर बात करती, तमाम पार्टियां उनके साथ खड़ी होती, उसके बाद भी आप आरोप लगाते। वो यदि ना कहते तो लोगों के बीच में ये मैसेज आता, दिखता लोगों के बीच में कि वो किस मसले पे ना कह रहे हैं। लेकिन आप फिर मैं दोबारा ये दोहराने की बात हो जाएगी कि आप इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को घुसेड़ क्यों रहे हैं। वो अलग है मसला और ये अलग है, आप कीजिए ना, कोई एतराज नहीं है। लेकिन कब तक? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 12 सालों में जिस तरह से सरकार के काम करने के जो तरीके रहे हैं, आप थपकियों के आधार पर मेज पर बजाते हैं और कानून बना लेते हैं। कब कानून वापस ले लेते हैं थपकियां बजा करके, ये भी पता नहीं चलता है। बनाते भी थपकियों के आधार पे और वापस भी थपकियों के आधार पे कराते हैं। स्वस्थ एक चर्चा करने के बाद में जो कानून बनाने की जो परंपरा रही है, जो संशोधन की परंपरा रही है, वो पिछले 12 सालों में दिखा क्या आपको? लोग हल्ला करते चले गए, विरोध करते चले गए, और आप लगातार ये आरोप लगाते चले गए कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती है कि सदन चले, और वो वॉकआउट कर रही हैं, और आपने थपकियां बजाई और सब कुछ पास कर दिया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है। किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने आपसे कहा? अभी एक बार भी उसने कहा कांग्रेस पार्टी ने कि ये जरूरी नहीं है? सबने कहा जरूरी है। आपके काम करने के तरीके पे एतराज है। आप जिस तरह से एक अकेले सोचते हैं। इसको संजीव जी थोड़ा सा और, अगर आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर बिल रहे हैं जो सरकार ने चुपचाप पास करवा दिए और उस पर चर्चा नहीं करवाई, ताकि शुभेंदु जी से उसके बारे में हम सवाल भी ले सकें कि ऐसे कौन से मेजर बिल रहे हैं जो ऐसे ही ताली बजा करके पास करवा दिए। कृषि कानून के बारे में जिसके प्रधानमंत्री ने ही कहा कि हम समझाने में कामयाब नहीं रहे, क्षमा करें, हमें वापस ले लेते हैं। नहीं तो एक कानून वापस हुआ, तो किससे पूछ के कानून वापस हुआ, लेकिन कुछ और मेजर कानून आप बताएं तो मैं उसके बारे में। चर्चा हुई थी किससे उस पर चर्चा हुई थी? किसानों से चर्चा हुई थी, विपक्षी पार्टियों से चर्चा हुई थी, पास कैसे हुआ था और वापस कैसे लिया गया? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र जो है, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा सर्वोच्च मंदिर है जिसमें बैठ करके बिल्कुल ईमानदारी के साथ देश के लिए, देश के हित में जो निर्णय लिए जाए वो लिए जाए। लेकिन सरकारें कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि विपक्षी पार्टियां, ठीक है, हमें ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रचंड बहुमत लोगों ने आपको दिया है, आप जैसे चाहे वैसे सरकार कानून बनाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों को यदि आप सुनते नहीं हैं,
आप मुझे बताइए कि सरकार जो बनी है वो कितने फीसदी लोगों के वोटों के आधार पर बनी है, और विपक्षी पार्टियों के पास कितने फीसदी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं? 40% लोग तो है सरकार के साथ ना, बाकी 60% तो विपक्षी पार्टियों के साथ। तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है। ये तो मैं यही तो यही हमारा कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक कम तरीका से है। कम उसकी आवाज तो सुने ना, उसकी आवाज तो सुने ना। हाँ। किसी ने भी नहीं कहा कि इसमें परिसीमन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तरीके अपनाए गए हैं निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र के लिए घातक है। भारतीय वो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में मजबूत है वहां उनकी सीटें पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ेंगी, और जहां उनके पास कोई जनमत नहीं है, जहां उनको चलिए ठीक है, देखते हैं कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो क्या परिसीमन बिल आता है, नहीं आता है, और अगर आता है तो बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला है जिसके जरिए वो पास करवा पाती है, या फिर एक बार फिर से ये बिल अटकता है। इंतजार रहेगा इस चीज का। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृहमंत्री की। वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं। आप दूसरों पर तोहमत लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास मत करिए। लोगों ने तय किया डिलिमिटेशन का, ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सभी सांसद चाहते, चाहे अपोजिशन वाले हो या सत्ता पक्ष के हो, सभी ये चाहते कि डिलिमिटेशन परिसीमन होना चाहिए।